अच्छा डॉक्टर शफीक, एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है पेरेंट्स का। और इवन बच्चों में तो हम देखते ही देखते हैं सीलिएक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी। बहुत सारे बच्चे गंदम की एलर्जी का शिकार हैं। और वालदैन में एक जनरली तासुर एक मायूसी वाला ही होता है कि उनका ये ख्याल होता है कि ये नाकाबिल इलाज चीज़ है। एक तो मुझे ये बताइएगा कि गंदम की एलर्जी की अलामात मैं बच्चों के हवाले से आपको बता देता हूँ। उसमें बच्चों में भूख की कमी हो सकती है, पेट का दर्द रह सकता है, खून की कमी होती है, कद छोटे रहते हैं, ग्रोथ फेलियर्स के साथ ये बच्चे आते हैं। इसके अलावा मैदा आंत के अलावा भी और भी अलामात बच्चों में हम देखते हैं, रैशेस वगैरह हम देखते हैं। आप ये बताइएगा कि ये गंदम की एलर्जी जो है ये क्या बचपन में तो देखते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए तो बीमारी है ही है, क्या ये जो अडल्ट हैं या जो बड़े हैं उनमें भी गंदम की एलर्जी होती है? जी डॉक्टर वैस, जैसे आपने कहा कि ये बच्चों में, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन ये बीमारी है। इसी तरह ये अडल्ट एज में, इवन के जो अडल्ट एज है उसमें भी बहुत कॉमन है। अक्सर जो पेशेंट जिसमें खून की कमी के मसाइल चल रहे होते हैं, डायरिया के मसाइल चल रहे होते हैं, अमूमन आप जब उनके टेस्ट करते हैं तो वो गंदम से एलर्जी, तो ये बहुत कॉमन है। इवन के सम पेशेंट्स को हमने ये भी देखा गया है अबाउट 50 ईयर्स तक भी वो डायग्नोज होते हैं। 50 ईयर्स अच्छा। तक हम हमारे पास आते हैं। और बहुत रेयर कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जिसमें इवन की कॉन्स्टिपेशन थी बच्चों अडल्ट्स में, तो उनमें जब तशखीस की तो वो गंदम से एलर्जी ये निकली। बच्चों में भी इस तरह हम देखते हैं कि जी, डायरिया यानी एब्डोमिनल सिम्टम्स हम देखते हैं, एब्डोमिनल चाहे वो सिम्टम, मोशन है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, या ऑल्टरनेट कर रहे हैं, बिल्कुल। ऑल्टरनेटिंग डायरियाज विद कॉन्स्टिपेशन पीडियाट्रिक एज बड़ों ग्रुप में में भी। जी। अमूमन जो ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन होती है वो खून की कमी के साथ, जी हाँ। जो खून की कमी उनको चल रही होती है। जब उसकी तशखीस के लिए हम जब टेस्ट करते हैं तो वो अल्टीमेटली जब हम इलाज पे तशखीस पे पहुंचते हैं तो उनकी गंदम से एलर्जी एक मेन वजह उनकी मिलती ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर शफीक, ये बताइएगा कि जो गंदम से एलर्जी यानी कि सिलिक डिजीज़ का मर्ज़ है, इसकी तशखीस के लिए क्या सिर्फ एंडोस्कोपी ही की जाती है, या इसकी तशखीस के लिए कोई और टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं? और उसमें ये भी बताइएगा कि एंडोस्कोपी कितनी अहम है और उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें क्या पता चलता है? जी डॉक्टर वैस, इसमें सीलिएक डिजीज़ यानी गंदम से एलर्जी की तशखीस के लिए बेसिकली दो टेस्टों की ज़रूरत होती है। एक ब्लड के टेस्ट होते हैं और एक एंडोस्कोपी होती है। जो ब्लड के जो कॉमनली टेस्ट होते हैं, एंटी टीटीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट में हम जेनेटिक टेस्टिंग DQ2 और DQ8 कुछ स्पेशल इंडिकेशंस में वो भी हम करवा सकते हैं। एक तो ठीक ये है। ब्लड के जरिए करते हैं। ठीक है। जो बीइंग ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हम टेस्ट करते हैं वो एंडोस्कोपी होती है। ठीक है। एंडोस्कोपी में हम बेसिकली, क्योंकि ये गंदम से एलर्जी ये छोटी आंत को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसमें सारी जो इलामात होती हैं वो छोटी आंत में होती हैं। अब ऐसे कॉमन मिसाल अगर दूँ, जैसे तौलिया, नया तौलिया आप घर में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक फर होती है, जी अब हाँ। जिसम पे मारते हैं तो वो आपका पानी सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। जितना वो पुराना हो जाता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है उसकी सरफेस, उसमें जो जज़ब पानी जज़ब करने की एहलियत है वो कम हो जाती यानी है, वो बुर जो है वो बोर ऐसा ख़त्म झड़ हो जाती है, जाती है। ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बिल्कुल। जो हमारी आंत, छोटी आंत है, उसमें छोटे छोटे विलाए होते हैं जो कि खुराक हम जो खाते हैं उसको हजम करने में मदद देते हैं। ठीक है। जिन बच्चों में या अडल्ट में गंदम से एलर्जी होती है तो वो उसकी वजह से, एलर्जी की वजह से ऐसा ऐसा वो डैमेज होती रहती है, जिसकी वजह से उसकी बिल्कुल बोर ख़त्म हो जाती है, फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है। और उसमें खुराक को जज़ब करने की कैफियत, जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में जो नॉर्मल खुराक खाते हैं एक तो वो भी हजम नहीं होती, क्योंकि आंत डैमेज हुई है। तो जो और भी कोई कुछ भी गंदम के अलावा भी खाएंगे, जो कोई नमकियात हैं, क्या वो वाइटामस हैं, वो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो तो हर जैसे विटामिन हर डेफिशिएंसी विटामिन की की अलामात हमें लग बिल्कुल जाएंगी। इलामात उस हिसाब सही। से वो बिल्कुल। आती हैं। तो एंडोस्कोपी के ज़रिए हम एक तो वो नज़र आता है कि वहाँ पे जो छोटी आंत है उसके विलायक बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, फ्लैट हो अब जाता है। फ्लैट हो गए, छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे नूडल्स बन जाते हैं। ठीक है। फिर हम एंडोस्कोपी के ज़रिए वहाँ से बायोप्सी लेते हैं, ठीक है। उस बायोप्सी को हम लेबॉरेटरी में तशखीस के लिए भेजते हैं, जो ठीक है। हमें फिर बताती है कि इस बच्चे को या इस अडल्ट को गंदम से एलर्जी है। तो बुनियादी तौर पे ये दो, एक ब्लड के टेस्ट हैं और एक एंडोस्कोपी है, ये दोनों हमारी तशखीस में हेल्पफुल होते हैं। अच्छा सर, एक तो इसकी इसके इलाज के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जिन बच्चों को या बड़ों को गंदम से एलर्जी का मसला होता है तो उसमें गंदम और गंदम से बनी हुई सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। उसमें गंदम से बनी हुई चीज़ों से मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स गंदम में से निकलते हैं, जैसे राई निकलता है, ओट्स निकलते हैं, बारलो निकलता है, मैदा निकलता है। मैदे के सारे प्रोडक्ट्स, आप बहुत सारी चीज़ों में मैदा इस्तेमाल होता है, जैसे बेकरी में, सारे फास्ट फूड्स में मैदा इस्तेमाल होता है, वो सारा मना किया जाता है। इसके अलावा चॉकलेट्स के अंदर भी मैदे को इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम के अंदर भी बच्चे बहुत शौकीन होते हैं आइसक्रीम के लिए, तो जो गंदम से एलर्जी का शिकार बच्चे हैं या बड़े हैं उनमें ये सारी चीज़ें मना किए जाती हैं।
ये बताइएगा कि इसमें दो सवाल हो सकते हैं वालिदैन के। एक तो ये है कि अगर सारे अज्जा, जिस तरह हम एशियंस जो हैं वो ज़्यादा गंदम और गन्ना की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करते हैं, एक तो ये बताइएगा कि इनके पास और क्या ऑप्शन है खाने के लिए। और दूसरा बात ये बताइएगा कि अगर जिस तरह हम हमारी आँख जो है वो गंदम की बनी हुई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर जिन लोगों को ये मना कर दी जाती है या बच्चों को मना कर दी जाती है, तो उसकी वजह से उनको कोई कमज़ोरी बन जाती है या कोई या सिर्फ एक आदत ही है और आप उसको इजीली दूसरी डाइट पे शिफ्ट कर सकते हैं? इसके बारे में काइंडली बताइए। जी डॉक्टर आसिफ, जैसे आपने बहुत तफसील से बताया कि इन इन चीज़ों से हमने अवॉइड करना। एक दो चीज़ें मैं ऐड कर दूँ। बाज़ अवत कुछ रेयर कंडीशंस में इवन के जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जी। इसके अंदर भी ग्लूटेन होता है, थिकनर के तौर पर यूज़ होता है। समटाइम जो होता है लिपस्टिक्स, जो फीमेल गंदम से एलर्जी है तो उसमें भी एक माइन्यूट अमाउंट उसके अंदर भी शामिल होता है। तो बाज़ अवत हमने उन चीज़ों को भी देखना होता है कि ग्लूटेन जो है किसी चीज़ के अंदर जो मुंह के ज़रिए ना जाए ग्लूटेन। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि इसके अलावा क्या चीज़ ले सकते हैं, इसके गंदम और जौ के अलावा जो भी चीज़ है हर किस्म की डाइट। जैसे एक तो ये है कि जब गंदम से एलर्जी की तशखीस हो गई, अगर आपने उसकी गंदम बंद कर दी तो विद इन 2 to 4 वीक्स उसकी जो आंत है दोबारा नॉर्मल रीजनरेट हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो उसमें बाकी फिर जो भी हम डाइट लेंगे या वो पेशेंट जो डाइट लेगा उसको हजम करने की जो सलाहियत है वो वापस आ जाएगी। ठीक है। गंदम से अलावा जितनी भी है, जौ है, मकाई का है, बाजरे का आटा है, चावल हैं, मीट्स हो गए हैं, फ्रूट्स हो गए हैं, वेजिटेबल्स हैं, हर चीज़ जो गंदम और जौ के अलावा हर चीज़ दे सकते हैं। उसकी इजाज़त होती है। बिल्कुल इजाज़त होती है उसमें। और ये जो है कि गंदम अगर नहीं लेते तो क्या उसमें कमज़ोरी होती है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं। बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो नमकियात हैं वो बाकी खुराक से मिल रहे होते हैं, वाइटामिन्स मिल रहे होते जिनमें हैं, सारी कैलोरीज जो सारी मौजूद हैं, कैलोरीज विटामिन होती हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन, उससे पूरा सब किया जा चीज़ें हैं। सकता है। बस ये क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं हमारी मेन डाइट वीट है, एक सोशल फैक्टर भी है, तो उसमें थोड़ा सा हमें शुरू में प्रॉब्लम होती है। जब पेशेंट एक दफ़ा एडजस्ट हो जाता है तो वीट फ्री बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी आजकल मिल जाती हैं, तो वो ईज़िली हर चीज़ गंदम के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि पेशेंट इस्तेमाल यानी कर सकते ग्लूटेन हैं। फ्री चीज़ें मिल जाती ग्लूटेन हैं, फ्री ग्लूटेन फ्री चीज़ें बिस्किट्स मिल मिल जाते जाती हैं, हैं। जी ग्लूटेन बिल्कुल। फ्री आटा मिल जाता आटा है। मिल जाता जी है, हाँ, लेकिन मार्केट शुरू में में मिल जाता कोशिश करनी चाहिए कि जब तशखीस हो कि शुरू के मरहले में ग्लूटेन फ्री आटा भी यूज़ ना करें। जब पेशेंट एक बीमारी स्टेबल हो जाए बाद में उसका रिस्क ले लें कि है। उसके ये अंदर सब कुछ शामिल कितना हो। टाइम के लिए जो है जिनको गंदम की एलर्जी का मर्ज हो जाता है, ये उनको कितना टाइम एहतियात करनी चाहिए? ये बदकिस्मती कह रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, ये बेसिकली जो गंदम से एलर्जी है ये ताहयात अमल है। ताहयात सर ताज सारी ज़िंदगी नहीं खा सारी ज़िंदगी सकते? के लिए कि ओके। अगर गंदम से एलर्जी हो क्यों, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर गंदम के अंदर ग्लूटेन एक केमिकल होता है, जी उसको हाँ। हजम करने की सलाहियत नहीं होती। ठीक है। और ये कुदरती तौर पे बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से ये डिफिशियंसी रह जाती है। कुछ पेशेंट्स में ये जल्दी ज़ाहिर हो जाती है, जैसे आपने फरमाया कि बच्चों में बाज़ औक़ात या अडल्ट एज में, और बहुत कुछ पेशेंट में इवन कि 50 ईयर में भी ये डायग्नोज होती जी। है। ज़ाहिर लेट हो सकती है यानी लेकिन उनकी वो कुव्वत उनकी मुदाफ़त के कुव्वत हिसाब से मुदाफ़ियत के हिसाब से है। अलामात ज़ाहिर होती जिन हैं। पेशेंट्स में अगर ग्लूटेन की एलर्जी है तो ये एक ताहयात मरला है, ताहयात एक बीमारी है। इसको सिंपल इसका एक ही है कि आपने गंदम और इससे बनी जो भी चीज़ें वो अपने मुकम्मल तौर पे अपनी ग़िज़ा में बंद कर देनी है। ठीक है। इसको आप इसमें सर दो चीज़ें मैंने ऐड करनी है उसमें। एक तो मैं कुछ इसमें ख़ास एहतियातें हैं ग़िज़ा बनाने के लिए, वो मैं कुछ ऐड ऑन करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोग, कुछ नॉन मेडिकल लोग या क्वैक्स या प्रैक्टिशनर्स गंदम की एलर्जी का इलाज करने का दावा करते हैं। वो भी ज़रा बताइए कि क्या वाकई ही इसका इलाज है या मेडिकल में, एलोपैथी में इसका क्यों ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, या बाकी दीगर जो लोग इसका क्लेम करते हैं वो इसको कैसे इलाज कर लेते हैं? इसके बारे में सर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? जी डॉक्टर वैस, इसमें ये सारी मिथें फ़िलहाल आज के दिन तक इसमें सिंपल एक ही है कि गंदम से परहेज़ ही इसका इलाज है। ठीक है। हाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे काम हो रहा है। अभी तक वो एक तजर्बाती मराइल में है जिसमें जो गंदम है उसके ऊपर जेनेटिक जीन मॉडिफिकेशन के तौर पे काम किया जा रहा है। ठीक है। इसी तरह कुछ वैक्सीनेशंस हैं एक दो, उसके ऊपर काम हो रहा है। एक आध दवाई भी है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन ये सब अभी तजर्बाती मराहल पे हैं। अभी मार्केट में लॉन्च नहीं किए दुनिया के गए, किसी प्रैक्टिस हिस्से नहीं में, किए जा रहे। जी बिल्कुल, दुनिया के किसी मरहले में ये मार्केट में ना कोई दवाई मौजूद है, ना कोई वैक्सीन मौजूद है, ना कोई और तो ट्रीटमेंट फिर इसका लोग जो दावा सिंपल। कर रहे हैं ये जी बिल्कुल गलत बिल्कुल है। बिल्कुल वो और गलत है। वालिदैन के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गंदम की एलर्जी का मसला है,
उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि ऐसे बहकावे में मत आइए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे इवन अमेरिका या यूरोप के अंदर जहाँ पे मेडिकल फील्ड के अंदर इतनी हैवी लेवल की रिसर्च हो जाती है, वहाँ पे भी इसको यानी ट्रीटमेंट इसका सिर्फ और सिर्फ गंदम से बनी हुई चीज़ों की एहतियात ही है, यही इलाज है, यही ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कोई अगर दावा करता है या आपको गंदम की बनी हुई चीज़ें खाने की इजाज़त देता है या वो कोई आपको इसके मुतबादल बताता है, तो आपने प्लीज़ इससे अवॉइड करना है जहाँ तक मुमकिन हो। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कितना जो है ना अलाउ कर सकते हैं एक बच्चे को, एक अडल्ट को जिसको गंदम की एलर्जी का मसला है। तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं 50 पार्ट्स पर मिलियन का, 50 ppm का। अब ये देखिए कि यानी 1 मिलियन का 50th हिस्सा जो है ना वो दे सकते हैं। लाइक ये तो नथिंग है, ये तो कुछ भी नहीं है, यानी दे ही नहीं सकते। मुख्तसर सी बात है कि हमारी आंत जिनको गंदम की एलर्जी का मसला बन जाए, उस आंत के लिए इतना ज़र्रा भी डेंजरस हो सकता है, उसके अलामात आने लग जाती हैं। तो इसमें सिर्फ अवॉइड ही करना है। और बाकी जो कुछ एहतियातें मैं आपको कह रहा था कि बताना ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर किसी फैमिली पर्सन को गंदम की एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो रोटी बनाने के लिए तवा इस्तेमाल किया जाएगा या बेलना इस्तेमाल करते हैं, वो उसका अलग होना चाहिए। अगर तवा या बेलना जिस पे बाकी घर के अफराद, जिसमें ग्लूटेन वाली यानी जो आम आटा है उसकी रोटी अगर बनाई जा रही है, उसी तवे के ऊपर इसकी रोटी ना बनाई जाए, उसकी अलग, उसका अलग रखा जाए। चांस होता है कि मिक्सिंग हो सकती है। इसके अलावा जो दाल चना है उसको पीस के जो पाउडर बना के बेसन की सूरत में रोटी बनाई जा सकती है, या मकई को पीसा जा सकता है, या चावल को पीसा जा सकता है, या बाजरे को पीसा जा सकता है, और इनको आपस में डिफरेंट तजर्बात की बुनियाद पे आप मिक्स कर सकते हैं। सिर्फ जायके के पर्पज़ के लिए सारा अलाउड है, जैसे मर्ज़ी आप इनको मिक्स कर सकते हैं और जैसे मर्ज़ी इनकी रोटी बना सकते हैं। इवन अगर बेसन के अंदर आप कोई दूसरी चीज़ मिक्स कर लेते हैं, लाइक चावल थोड़ा मिक्स कर लेते हैं या मकई को मिक्स कर लेते हैं, तो जब मिक्स कर लेते हैं तो उसकी रोटी बनती भी ठीक है, टूटती नहीं है और वो जायकादार हो जाती है। या बच्चा है या बड़ा है, वो रोज़ एक ही रूटीन में थोड़ा बोर हो जाता है, तो उसमें उसको एक है कि उसका टेस्ट इन सारी चीज़ों के लिए डेवलप होता रहता है। नंबर 2, जब भी बेसन पिसवाना है या फिर जो मकई है या चावल को पिसवाना है या बाजरा पिसवाना है, वो आप जो कमर्शियल यूनिट लगे हुए हैं पीसने के लिए वहाँ नहीं भिजवा सकते, या बाज़ारी जो बेसन है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर यही है कि आप चॉपर खुद घर में लें और ये चीज़ें घर में ही पीस लें। ज़ाहिर बात है, ताया चलने वाला मसला है, ये एक छोटी सारी मशीन खुद घर में लगाई जा सकती है, परचेज़ की जा सकती है, और उसमें आप उसका आटा खुद घर में बना सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। या वो कमर्शियल यूनिट्स जहाँ पे आटा पिसाई का काम किया जाता है, उस जगह पे जाइएगा कि जहाँ पर ऑलरेडी गंदम के मर्ज़ के लोगों के लिए जो है वो आटा पिसाई किया जाता है, वो उनको टेक्निक पता होती है और उसका तरीकाकार भी वो ये रखते हैं कि लेट से अगर बेसन बनवाना है तो आप जब भिजवाते हैं दाल चना जिसमें बेसन निकलवाना है, तो जो सबसे पहले आटा निकलता है वो आटा घर के दीगर अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेसन दीगर अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो उसकी पिसाई ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आप दोबारा से दाल चना या व्हाट्सएवर जो भी पिसवाना आप बाद में ऐड ऑन करते हैं। यानी मिक्सिंग किसी एक लेवल पे भी अलाउड नहीं है। अगर थोड़ी सी भी मिक्सिंग होती है तो फिर से अलामात आना लग जाएंगी, जैसे बच्चों के हवाले से कद छोटे रह जाते हैं, खून की कमी का शिकार, इन बच्चों के डायबिटीज ही ठीक नहीं होते, पेट की अलामात चलती रहती हैं, पेट का दर्द है, पेट सूज गया है, कब्ज़ रहती है। इवन मैदा आंत के अलावा भी बहुत सारी अलामात आ सकती हैं। इवन सर बहुत सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एसोसिएट किए जा सकते हैं इन बच्चों में। और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेट से अगर गंदम की एलर्जी का मसला है तो उसमें शुगर होने का चांस हो सकता है, बिल्कुल। खून की कमी की और अलामात आ सकती हैं, जैसे परनीशियस एनीमिया भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एलोपेशिया आ सकता है, एलोपेशिया एरियाटा आ सकता है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। और बहुत भी ज़्यादा रैशेज आ जाते हैं, रैशेस खारिश आते की एक हैं। बहुत कॉमन बीमारी होती है, वो बहुत कॉमन है इसके अंदर। सो टेक होम मैसेज ये है कि अगर बच्चों में या बड़ों में गंदम की एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसमें सिवाय एहतियात के कोई और इलाज फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ये जो एहतियात की जाती है ये ही इलाज है और बहुत अच्छा इलाज हो जाता है इसकी वजह से। जैसे ही ग्लूटेन फ्री डाइट पे शिफ्ट किया जाता है, बच्चे हों या बड़े हों, अलामात दिनों में ही गायब हो जाती हैं। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लग जाती है, खून बनना स्टार्ट हो जाता है और पेट की अलामात ख़त्म हो जाती हैं। और आई एम श्योर कि अडल्ट्स में भी जैसे ही आप जी ग्लूटेन फ्री डाइट पे बिल्कुल। शिफ्ट करते हैं बिल्कुल, तो बहुत फ़ौरन से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, उनका ब्लड की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है, जो थकावट के मामलात होते हैं, बाकी जो मसाइल होते हैं वो बॉडी एक से पेन्स दो वगैरह भी हफ्ते के होती हैं पेन्स वही वगैरह, खून की कमी की कैल्शियम की वजह से। कमी होती है, इतने वाइटामिन की कमी जब पूरी होती है तो ये एक से दो हफ्ते के अंदर मरीज बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। चलें और आखिर में एक चीज़ मैं और जनाब। ऐड कर दूं कि जिनकी तशखीस होती है, क्योंकि एक ये जेनेटिक डिजीज़ है,
ये चांसेस होते हैं कि अगर किसी एक बच्चे में है तो उसके जो बाकी बहन भाई उसमें से ना हो। स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यस, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल। अगर एक बच्चे में बहन भाई में से किसी को डायग्नोज हुई है तो जितने बाकी भी उसके बहन भाई हैं उसका स्क्रीनिंग जो टेस्ट बहुत कॉमन ब्लड लेबोरेटरी का ब्लड का एक टेस्ट होता है वो एक लाजमी करवा लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी और बच्चे को भी हो तो वो टाइमली गंदम से परहेज शुरू कर दे ताकि उसकी ग्रोथ ना रुके, बाकी जो उसके मामला वो ठीक करें, और अल्लाह करे वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो फिर उसको कोई इशू नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात आपके लिए बहुत सर का वक्त देना ही एक बहुत बहुत शुक्रिया। मैनिखेज बात है। और उम्मीद है कि ये सारा जो पब्लिक सर्विस के लिए मैसेज एक रिकॉर्ड किया गया है, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत नफ़ा होगा। कोशिश करें कि ये सारी मालूमात ऐसे अफराद तक लाजमी पहुँचाएँ जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनकी बहुत अवेयरनेस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम भाई जी, इस्लाम, अल्लाह बहुत शुक्रिया, हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।